अनुज विपिन कुमार जी और सामने विराजे हुए सभी सम्मानित प्रोफेसरगण, साथीगण, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और प्यारे विद्यार्थी। फुले अम्बेडकर के बारे में पहली मर्तबा जब मैंने सुना, बहुत छोटा बच्चा रहा था मैं, और एक जगह के हमारे काशीराम का भाषण चल रहा था और वो एक बात मेरे दिमाग पर टकराई कि महाराष्ट्र से 3 बाबा लेके आया हूं मैं। 2 पगड़ी वाले बाबा हैं, टाई वाले बाबा हैं। बात कुछ समझ में आई नहीं, बाद में घर में बात हुई, थोड़ा बड़ा हुआ। वो बात कर रहे थे फुले शाहू अम्बेडकर की। हम फुले अम्बेडकर की बात तो आज भी कर रहे हैं, शाहू की बात शायद आने वाले समय में हो, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास में जो योगदान फुले शाहू अम्बेडकर का है, वैसा योगदान विश्व इतिहास में शायद ही देखने को मिलता। और मैं ये बात शायद भी इसलिए कह रहा हूं कि मैं इतिहास का आधिकारिक स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन इतिहास और राजनीति विज्ञान का भी अध्ययन मेरा है, मेरा रुचि का विषय है कृषि के साथ साथ। ऐसा उदाहरण नहीं है विश्व इतिहास में। शाहू की बात फिर किसी दिन करेंगे। आज मैं फुले और बाबा साहब की बात करना चाहता हूं। बहुत बातें हुई, लेकिन जब जब फुले अम्बेडकर बोलने शुरू होते हैं तो ऐसा लगता है कि किस विषय पर बोला जाए, उनके जीवन के कौन से पक्ष पर, उनके जीवन के कौन से विचार पर, उनके कौन से योगदान पर, कौन से संघर्ष पर रखा बात कही जाए, क्योंकि इतना विविधतापूर्ण, इतना संघर्षपूर्ण और इतना बहुआयामी व्यक्तित्व दोनों महानुभावों का है कि हम चाहे जितना पढ़ लें उनको, चाहे उनको जितना ज्ञान अर्जित कर लें, हमेशा अपने आप को बौना महसूस किया कि उनके बारे में क्या विचार रखा जाए, कैसे रखा जाए। बहुत बातें हुई कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्णाश्रम की व्यवस्थाओं के आधार पर फुले को, अम्बेडकर को देखा गया। मेरा नजरिया थोड़ा भिन्न है कि नेशन बिल्डिंग में, मॉडर्न इंडिया में, और हम जैसे लोग को फुले को फादर ऑफ इंडिया कहते रहे हैं। वो क्यों कहते रहे हैं? कि हमने 2000 साल की गुलामी झेली है। एक ऐसा देश जो सभ्यताओं में महानतम है, उसकी एंशिएंट हिस्ट्री की इतनी बड़ी ग्लोरी है, इतना बड़ा गौरव है, ज्ञान हो, विज्ञान हो, अध्यात्म हो, एथिक्स हो, जीवन का कौन सा पक्ष है जहां भारत की श्रेष्ठता का प्रमाण प्राचीन साहित्य में उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा क्या हुआ एकाएक, कितनी महान विरासत, कितना महान देश पराधीन हो गया और 2000 साल तक पराधीन रहा, और न जाने किस किस का पराधीन रहा। मुट्ठी भर कोई आए और पराधीन करके चले गए। तो ये इतिहास में विवेचना का विषय है कि ये पतन कैसे हुआ और उस पतन के कारणों को समझे बिना, उनका निराकरण सुझाए बिना तो कोई भी देश नहीं बन सकता। और ये काम फुले ने शुरू किया। इसीलिए फुले के बारे में कहा जाता है कि वो ओरिजिनल थिंकर हैं। ओरिजिनल थिंकर होना बहुत मुश्किल काम होता है। हम किसी न किसी के थिंकर को फॉलो करते हैं या उसके विचार को एक्सपेंशन देते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर भी फुले के विचारों को एक्सपेंशन दे रहे थे। उनका वो खुद भी ओरिजिनल थिंकर थे, लेकिन जो सत्यशोधक समाज फुले ने बनाया था, उसके मेंबर रामजी सकपाल भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर के पिता। उसके मेंबर शाहजीराव गायकवाड़ भी थे। उसके मेंबर कोल्हापुर के शाहू महाराज भी थे, सतारा के धनगर महाराज भी थे, मैसूर के वाडियार भी थे। तमाम तरह के राजा महाराजे फुले के आंदोलन के समर्थक थे, सहयोगी थे, उनको गुरु मानते थे। इसलिए जब शाहू महाराज का
या सयाजीराव गायकवाड़ का बाबा साहब अम्बेडकर को समर्थन या सहयोग देने का इतिहास में जो प्रसंग आता है वो एकाएक नहीं है, वो कोइंसिडेंस नहीं है। वो जो कि फुले के अनुयायी थे, इसलिए फुले के आंदोलन को चलाने के लिए उनको स्कॉलर्स की आवश्यकता थी और उस रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को पहचाना गया। जो नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, मैं उस पॉइंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि 2000 साल गुलाम क्यों रहे। तो समाज के बड़े हिस्से को, और जब बड़ा हिस्सा कहा जाता है तो मेरा जाति से अभिप्राय कतई नहीं है, जो महिलाएं शामिल हैं, शिक्षा से वंचित लोग शामिल हैं, संपदा से वंचित लोग शामिल हैं, उनका योगदान नेशन बिल्डिंग में नहीं हो पाता। और जिस वर्चस्ववाद की बात मीणा साहब कर रहे थे, आईपीएस साहब कर रहे थे, ये सच बात है कि एक ऐसा वर्चस्व बना, वो वर्चस्व वाली छोटी सी कम्युनिटी ने, छोटे से वर्ग ने अपने निहित स्वार्थों के लिए इस देश के नागरिक को अधिकारों से विभिन्न किया, चाहे वो महिला रही हो, चाहे वो कोई और वर्ग रहे हो। और पूरे फुले अम्बेडकर की आइडियोलॉजी अधिकार, उस नागरिक को अधिकार संपन्न करने की पहल है जो सिटीजन है। दोनों की विचारधारा के केंद्र में वो सिटीजन है। और चूंकि हमने गिरावट के समय में लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर या धन के आधार पर भेदभाव करके वर्चस्व व्यवस्था बनाई थी, इसलिए जिन लोगों का डेप्रीविएशन हुआ, जिन लोगों को दरकिनार किया गया, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको प्रतिभा संपन्न बनाना, उनकी प्रतिभाओं का शोधन करना और उन प्रतिभाओं को समाज के राष्ट्र के निर्माण में उपयोग में लाना, ये फिलॉसफी, ये थीम लेके फुले अम्बेडकर चले हैं। और जितना उनका योगदान है उसकी बॉटम लाइन यही है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में योगदान रहा हो, चाहे वो तमाम तरह की बातों में। और जिस एजुकेशन की बात होती है, मैं कुछ चंद आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं। जो हंटर कमीशन आया भारत में, तो फुले पहले व्यक्ति थे भारत में जिन्होंने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को आज की सरकार भी दोहराती अवश्य है, करती न हो लेकिन दोहराती है। क्या कह रहे थे? यूनिफॉर्म यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल और फ्री एजुकेशन। यूनिफॉर्म यूनिवर्सल कंपल्सरी फ्री एजुकेशन टू ऑल। अगर शिक्षा समान होगी, शिक्षा सबको उपलब्ध होगी, शिक्षा निःशुल्क होगी और शिक्षा कंपल्सरी होगी, तो समाज में जो सेग्रीगेशन है, जो एक तरीके का लगता है हमको कि कहीं न कहीं समाज में टूटन है, समाज में विभेदन है या समाज के एकीकरण होने में बाधा आ रही है, वो चीजें दूर होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक फुले क्या कह रहे थे हंटर कमीशन 1882 में कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारें शिक्षा का खर्च वहन करें, लेकिन ऐसा तो बाद में हुआ नहीं, आज भी नहीं हो रहा। और डॉक्टर अम्बेडकर से आगे बढ़ के क्या कहते हैं कि शिक्षा फंडामेंटल राइट बनना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डेलिब्रेशंस में जाएंगे, पढ़ेंगे, तो संविधान में डीएसपी के नाम से एक आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहा जाता है। संविधान के नीति निर्देशक तत्व, खासतौर से विद्यार्थियों में आग्रह है और हमेशा बड़े बड़े एग्जाम से पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज में और चीजों में, कि भारत के संविधान के मूल अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में क्या फर्क है, फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जितने भी प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में हैं, उन सब प्रावधानों को बाबा साहब अम्बेडकर फंडामेंटल राइट बनाना चाहते थे। क्या है नीति निर्देशक तत्वों में? राइट टू वर्क, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, जो बाद में आए, जो पार्लियामेंट एक्ट लेके आई, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं बन पाए। और एजुकेशन के बाबत उन्होंने कहा कि 6% जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, लेकिन उस पर टिप्पणी करना में उचित नहीं क्या हो रहा है। लेकिन फिर फुले के पास जाएंगे हम लोग, तो फुले जब कह रहे थे कि शिक्षा पे सरकारें माकूल खर्च करें, उस जमाने में मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ब्रिटिश टाइम में मुंबई प्रेसिडेंसी में आज का महाराष्ट्र, आज का गुजरात और पाकिस्तान का सिंध प्रांत, इतना एरिया मिला के मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करता था। और उसी में कोल्हापुर स्टेट और सतारा स्टेट, दो स्टेट थे जिनके शासक फुले के अनुयायी थे।
जितना मुंबई प्रेसिडेंसी का खर्चा एजुकेशन का ब्रिटिश सरकार कर रही थी, उससे अधिक खर्चा शाहू महाराज कोल्हापुर स्टेट में कर रहे थे। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। क्यों कर रहे थे? कि उनकी कमिटमेंट फुले की आइडियोलॉजी से निकल के आ रही थी, और वही कमिटमेंट डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में डालना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया। तो एजुकेशन और अम्बेडकर क्या कह रहे थे कि जो आज हम बात करते हैं कि आप देखेंगे एक विरोधाभास है आज भी। मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता, वो ये मंच भी नहीं है। वी आर 4th largest economy, we are 5th largest economy. At the same time, जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है, सबसे ज्यादा निरक्षर हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा डिसेबल हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा मालन्यूट्रिशन हमारे यहाँ। तो वो एक मिसमैच है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ अगर हम खर्च नहीं कर पा रहे तो पैसा जा कर रहा है। उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा उस वक्त नहीं हो पाया। दूसरी में महिलाओं के बारे में बात हुई। महिलाओं के बारे में, फुले के बारे में जानेंगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं इस मंच से भी नहीं कहना चाहूंगा। इतनी बदतर स्थिति महिलाओं की थी। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, 1891 के आसपास जब एक बिल आया था, एज ऑफ कंसेंट, किस उम्र में बच्चियों की शादी की जाए, वो वैवाहिक संबंध निभाने की उम्र उनकी बच्चियों की क्या होनी चाहिए। 9 से 11 वर्ष करने की उम्र आई तो तिलक जैसे विद्वानों ने भी उसका विरोध किया कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ज्यादा हो जाएगा। शिक्षा के बाबत तो बात ही नहीं थी। जब फुले शिक्षा का प्रयास कर रहे थे तो तिलक भी उनका विरोध कर रहे थे। उस परिस्थिति, तिलक जो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, तो आप समझ सकते हैं मैं तिलक का नाम क्यों ले रहा हूं। कितना बड़ा स्कॉलर, इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा नेशनलिस्ट व्यक्ति भी फुले की आइडियोलॉजी से डिफरेंस रखता था। तो आम आदमी नीचे ग्राउंड पे था, वो उस परिस्थिति में कैसे काम हो रहा हो। तो डॉक्टर मीणा साहब कह रहे थे, वो सच बात है कि सावित्रीबाई फुले ने 3 जनवरी 1848 को महिला विद्यालय शुरू किया तो 2 साड़ी लेके जाती थी, एक बैग में और दूसरी कचरे में उनकी होती थी। वहां जाके कपड़े बदलती थी, शिक्षण कार्य करती थी, फिर लौटते उसी पुरानी गंदी साड़ी पहन घर लौटती थी। और जो संकल्प शक्ति की बात हुई यहाँ, उस संकल्प एक मैं और बात ऐड करना चाहता हूँ कि फुले दंपति वो वाहिद ऐसी दंपति थी जिन्होंने वैवाहिक जीवन होने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं की। उनका विवाह जो हुआ था वो फुले की मर्जी के खिलाफ हुआ था, क्योंकि एक शादी में बारात में जब फुले महाराज गए थे और वहां से अपने होकर लौट के आए थे और ये संकल्प लिया कि मैं आज से शुद्ध समाज की बेहतरी के लिए काम करूंगा और परिवार नहीं बसाऊंगा। तो आमतौर पे क्या कहते हैं कि टीनेजर लड़का या जवान लड़का ऐसे कहता है तो घर वालों से शादी कर तो गृहस्थी हो जाएगी तो ठीक बात करेगा। उस परिस्थिति में फुले की शादी हुई थी, लेकिन उन्होंने पत्नी को शिक्षित किया, अपने आंदोलन का भागीदार बनाया और ये प्रण किया कि हम काम में संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम संतान उत्पन्न किया, परिवार का विस्तार किया, तो जो प्रण, जो संकल्प हमने लिया है शुद्ध समाज की महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने का, वो शायद न कर पाए। और बड़ा संकल्प ले सकता है, ये आज की सोचने की बात। और हम लोग कई बार घरों में बात होती है कि बच्चा लिख लेगा, पढ़ लेगा, तब फुले मेरे को जानेगा। जब फुले ने पहला विद्यालय शुरू किया था 1848 में, उनकी महज उम्र 21 साल की उम्र थी। सावित्रीबाई फुले की तो उससे भी कम थी। 21 साल के फुले क्या कर रहे थे, ये हमारे 21 साल के नौजवानों को भी आप सोचना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर 19 साल के, 20 साल के, 26 साल के क्या कर रहे थे, अगर हम उनकी बायोग्राफी में जाएंगे तो अचंभा होता है कितना बड़ा काम कोई कर सकता है। वो ब्रिटिश टाइम था और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे उसमें वो हिस्टोरिकल इवेंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में 1905 का। जो मॉन्टेमोले रिफॉर्म्स की बात, जो थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं जानते हैं मॉन्टेमोले रिफॉर्म्स आया 1905 में। ये मॉन्टेमोले 2 आदमियों के नाम है, एक अंग्रेज सरकार का भारत सेक्रेटरी हुआ करता जमाने में, एक भारत का वाइसराय हुआ करता था। ये दोनों आदमी मिलकर कमेटी बनती थी जो ये डिसाइड करेगी कि भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म को आगे कितना एक्सपेंशन देना है, भारतीयों को कितने अधिकार देने हैं। और 1905 में मॉन्टेमोले रिफॉर्म्स के बाद तय हुआ कि इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू हुआ, वो तमाम चीजें उसमें है। लेकिन एक मूलभूत बात जो तय हुई वो ये तय हुई कि हर 10 साल बाद इन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मूल्यांकन होगा और आने वाले 10 सालों में उस रिफॉर्म को कितनी गति देनी है, कैसे गति देनी है, उसका विवेचन होगा।
और इस दृष्टिकोण से 1917 के आसपास एक कमीशन भारत में आया, इसको साउथ ब्लॉक कमीशन कहा गया। जिन शाहों की मैं बात कर रहा था, फुले तब तक दुनिया जा चुके थे और शाह फुले महाराज के पूरे मूवमेंट की बात दो शाह महाराज के हाथ में थी। शाह ने 2 लोगों को साउथ ब्लॉक कमीशन भेजा, एक केसी जाधव थे, एक डॉक्टर अम्बेडकर थे। 1917 में अम्बेडकर की उम्र रही होगी 26 साल की। 26 साल का लड़का 80% आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ ब्लॉक कमीशन के सामने खड़े। ये कमिटमेंट है, ये संकल्प शक्ति है और विचारधारा के समर्पण के एक उदाहरण है। साउथ ब्लॉक कमीशन के सामने जो कुछ भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, जो जाधव ने कहा वो डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो साउथ ब्लॉक कमीशन को इस बात से रजामत नहीं कर पाए कि भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के साथ साथ सोशल रिफॉर्म को भी इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि बिना सोशल रिफॉर्म के कोई भी पॉलिटिकल रिफॉर्म आएगा वो डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। और हमारा आज का अनुभव भी ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी का जैसा कैरेक्टर, जैसा एक कलेवर होना चाहिए था वैसा नहीं है आज की। लेकिन और ये बात क्यों कह रहा हूँ, अम्बेडकर साहब 26 साल फेल हुए, उस फेलियर से जो कमिटमेंट अम्बेडकर में आया, 10 साल बाद फिर साइमन कमीशन आया और इस बार जो अम्बेडकर तैयारी से गए थे और जो डॉक्यूमेंटेशन करके ले गए थे और जो अपना ऑरेशन लेके गए थे वहां, ब्रिटिश सरकार को उनकी सब बातें माननी पड़ी, सारी बातें माननी पड़ी। जिसका एक शब्द 1917 में नहीं सुना गया, उसको 1927 में सारी बातें माननी पड़ी। इसी 1918 में एक रिसर्च पेपर डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं, मेलोडीज ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड देयर रेमेडीज, जो किसान का कोड़ा का एक्सटेंशन है। और बाद में चौधरी चरण सिंह फार्म इकोनॉमिस्ट के रूप में एस्टेब्लिश हुए, तो उनकी भी लेखनी का रूटिंग कहां है, किसान का कोड़ा और डॉक्टर अम्बेडकर शोध पत्र में। सरकार की पॉलिसीज स्मॉल मार्जिनल फार्म से बनती है, इन 3 फार्म इकोनॉमिस्ट के इर्द गिर्द है, फुले, अम्बेडकर और चरण सिंह। कोई भी पॉलिसी बनती है तो ये कंटिन्यूएशन है और एक समर्पण की बात है। इसी साइमन कमीशन के वक्त में एक इसकी सब कमेटी थी, लोथियन कमेटी, जिसका थोड़ा इशारा आगे में कर रहे थे। लोथियन कमेटी का ये काम था कि वो ये तय करे कि भारत में जब भावी में इलेक्शन जब इंट्रोड्यूस होंगे और चुनाव होंगे, तो चुनाव में वोट देने का अधिकार किस व्यक्ति को मिले। इससे पहले दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र आया था, वहां वोट का अधिकार सीमित मात्रा में इंट्रोड्यूस हुआ कि पहले 4% आबादी को, 6% आबादी को, 5% आबादी को, उसकी फिर पात्रता तय की गई कि उस मताधिकार का पात्र समाज का कौन सा नागरिक होगा, तब वोट का अधिकार दिया गया। तो जैसे मैंने कहा ओरिजिनल थिंकर, कि फुले एजुकेशन के बारे में ओरिजिनल थिंकिंग की बात कर रहे थे, यहाँ अम्बेडकर के ओरिजिनल थिंकिंग का एक एग्जाम्पल क्रिएट होता है। वो कह रहे हैं देयर शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या मायने हैं इसके, बच्चों को बताए तो हमें, देयर शुड बी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि जो कोई बालिग व्यक्ति है वो सबको वोट का अधिकार मिले। ये नई बात थी, ये बिल्कुल नई बात थी। इससे पहले ये बात किसी ने कही नहीं थी कि जो यूरोप लोकतंत्र का प्रणेता बनने का उनका एक क्लेम रहता है कि हम लोकतंत्र के प्रणेता हैं, और मैं बार बार इस बात को हर जगह कहता हूं कि उनको भी महिलाओं को वोट का अधिकार देने में 500 वर्ष लगे थे। जैसे डेमोक्रेसी यूरोप में शुरू हुई थी, उसके 500 वर्ष बाद वो महिलाओं को अधिकार दे पाए थे। लेकिन अम्बेडकर क्या कह रहे थे कि हम एक ही झटके में सबको मत का अधिकार देंगे। तो जो लोग अम्बेडकर को, फुले को उस नजरिए से देखते हैं कि वो उन्होंने सूद के काम किया, क्योंकि वहां काम करने की ज्यादा आवश्यकता थी, ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि समाज के किसी वर्ग के लिए काम करने से उन्होंने वंचना की हो। हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए। और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का नियम लागू हुआ, तो हर बालिग को वोट का अधिकार मिला, हर एक को वोट का अधिकार मिला। और भारत ऐसा पहला देश है ऐसा करने वाला। जो महिलाओं के अधिकार की बात 1951 की आती है, हिंदू कोड में इंट्रोड्यूस हुआ, और भारत जैसे देश में सोशल रिफॉर्म्स करना अपने आप में चुनौती है। और ऐसा नहीं है, इसका ब्लेम किसी पे नहीं दे सकते हम।
इसीलिए जो लोग ब्राह्मणवाद कहते हैं मेरी उनसे सख्त आपत्ति रहती है। ब्राह्मणवाद शब्द जो इस्तेमाल करते हैं उस समय सख्त आपत्ति सी रहती है कि ये मानसिकता किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं है। ये जिसको मनवादी मानसिकता कहा गया है वो समाज के हर वर्ग हर व्यक्ति में किसी न किसी अंश में मौजूद है, किसी में ज्यादा किसी में कम है। इसलिए इसके लिए किसी जाति विशेष को वर्ग विशेष को ब्लेम करना कि नहीं साहब वो तो वो है हम सही है, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो जो मानसिकताओं खेल हुआ वहां हिंदू कोड बिल पे बहुत रिजर्वेशन आए और डॉक्टर अम्बेडकर को रिजाइन करना पड़ा बैकवर्ड्स के अधिकारों के लिए। और हिंदू कोड बिल के दो इश्यूज को लेकर अम्बेडकर रिजाइन किया वहां से। लेकिन लोकतंत्र में हर धर्मिता या एक हमारा ही व्यू चलेगा ऐसा लोकतंत्र होता नहीं है। लोकतंत्र समायोजन का काम है। और अंततः पंडित नेहरू की और डॉक्टर अम्बेडकर की ज्वाइंट मीटिंग में इसका सोल्यूशन निकला कि सारे के सारे प्रावधान तो हिंदू कोड बिल के पार्लियामेंट में लाके पास नहीं कर सकते, और पास भी कर देंगे तो लागू नहीं कर पाएंगे। कई बार बहुत क्रांतिकारी कानून अमल में लाए जाते हैं, सरकार लाती है, लेकिन धरातल पर उनका क्रियान्वयन उतना अच्छा नहीं हो पाता। क्यों कि कानूनों की रचना संरचना भी समाज की गति के हिसाब से हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। और इसीलिए हिंदू कोड बिल के 4 टुकड़े करके फिर पास किया गया है। और जितनी माता बहनें आज देश में हैं, मुझे थोड़ा अफसोस भी है और दुख भी है कि उनकी भागीदारी नहीं है। जिनके लिए सबसे ज्यादा काम किया फुले अम्बेडकर ने, उनकी भागीदारी नगण्य है। मैडम आप हैं, आपके लिए ग्रेटफुल। और वो उसके लागू होने के बाद माता बहनों का अधिकार, सम्मान, ये जो भी शिक्षा का अधिकार मिले, वो सारी बातें हैं। मैं डॉक्टर अम्बेडकर की 2-3-4 बातें और कहना चाहता हूं। ये माना जाता है कि नेशन बिल्डिंग में उनका क्या योगदान था, फ्रीडम मूवमेंट में क्या योगदान था। आप देखिए मल्टी रिवर प्रोजेक्ट का मामला हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मामला हो, रिजर्व बैंक का मामला हो, जितने भी लेबर के राइट्स का मामला हो, या इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो, या पावर ग्रिड की बात हो, इनके पीछे सारा का सारा सोच और प्लानिंग नेहरू जी की सरकार में डॉक्टर अम्बेडकर की थी। और इस माने में ये कहना कि वो केवल एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे थे, ये थोड़ा अध्ययन की कमी को भी दर्शाता है। क्योंकि समय अपनी एक उसकी बाध्यता है। मैं जल्दी खत्म करना चाहूंगा, मतलब लंबा बोलने का आदी हूं, माफी चाहूंगा आपसे। तो इस नोट पर कि फुले अम्बेडकर के बारे में हम अध्ययन जरूर करें। अगर हम उनके बारे में कोई राय रख रहे हैं, अच्छी बुरी भली जैसी भी, तो अध्ययन के आधार पर होनी चाहिए। और उस अध्ययन का राय बनती है, वो राय को हमको प्रकट करना चाहिए। बार बार मैं एक बात कह के बात खत्म करूंगा। बार बार जिस मनवाद की बात होती है, बहुत लोग समझ की बात है मनवाद है क्या। 1927 में जो आंदोलन हो रहा था, उसमें एक सहस्त्रबुद्धे नाम के मराठी ब्राह्मण भी बाबा साहब के सहयोगी थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी बेड़ा गर्क किया है मनुस्मृति ने किया। ये सहस्त्रबुद्धे की राय थी और हमें इसका दहन करके प्रतीकात्मक संदेश देना चाहिए कि हम इस व्यवस्था से निकल के आधुनिक विधान में जा रहे हैं। जो पुराना विधान था उससे निकल के नए विधान में जा रहे हैं। और 25 दिसंबर 1927 को उस मनुस्मृति दहन हुआ। तो अब इसमें बताइए, एक ब्राह्मण की सलाह पर वो काम हुआ, इसमें जाति कहां से बीच आई। तो मैं आपसे इस नोट पर बात खत्म करूंगा कि जो अगर जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर हम ये भेद करना शुरू करेंगे कौन अम्बेडकरवादी कौन मनवादी है, तो ये बड़ा ही नए प्रकार का और ज्यादा खतरनाक मनवाद है। जन्म के आधार पर तय नहीं होगा, ये विचार के आधार पर तय होगा, ये कर्म के आधार पर तय होगा, ये हमारे हम किस दिशा में जाना ज्यादा तय होगा कि कौन मनवादी है कौन अम्बेडकरवादी है। इसको मेहरबानी करके जन्म के आधार पर तय करना शुरू किया तो हम लोग फिर एक नए विवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस अवसर पर आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं माननीय कुलपति महोदय का, डॉक्टर मीणा साहब का और पूरी सेल का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपना स्थान देता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत।